हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। और जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये स्थित है हरियाणा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और अगर हम इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क की बात करें तो ये स्थित है गोवा में। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों, जो त्रिशूल पर्वत शिखर है ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। और त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? ठीक है। तो दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 तक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कार्यकाल भी पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो उसका कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, तो 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है। और अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 से 1956 तक चली थी ये। ठीक है। और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। और अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो वो 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। इसका कार्यकाल था जो 1961 से लेकर 1966 तक था। और इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। और अगर हम इनके मॉडलों की बात करें, इनके मॉडलों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। तो दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी जे सैंडी मॉडल पर आधारित थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने मूल्य संवर्धित कर वैट लागू किया? ठीक है। तो दोस्तों, वैट कर सर्वप्रथम लागू किया था फ्रांस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और फ्रांस ने वैट कर लागू किया था 1954 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस ने वैट कर लागू कब किया था, तो 1954 में किया था। ठीक है। और भारत ने वैट कर कब लागू किया, तो भारत ने किया था 2005 में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब लागू हुआ, तो 2005 में हुआ। ठीक है। और जब 2005 में भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। तो मूल्य संवर्धित कर वैट सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम वैट कर लागू किया था, तो पंजाब ने किया था। ठीक है। और 22वें क्रम पर आता है अपना उत्तराखंड। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, मूल्य संवर्धित कर वैट को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र वन्य जीव विहार जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं
दाचीगाम वन्यजीव विहार में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो दाचीगाम वन्यजीव विहार है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि दाचीगाम वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम काजीरंगा वन्यजीव विहार की बात करें तो ये स्थित है असम में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर हम गिर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये स्थित है गुजरात में, गुजरात, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम हेमिस की बात करें, हेमिस वन्यजीव विहार, तो ये स्थित है लद्दाख में, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन भी बनता है अक्सर। ठीक है, तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, 1519 में किया था। और दोस्तों जो राणा सांगा था ये मेवाड़ का राजा था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि राणा सांगा कहाँ का राजा था, तो ये मेवाड़ का राजा था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है आपको कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, बाबर ने जो भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन इस आक्रमण के लिए उसे निमंत्रित किसने किया था। ठीक है, तो उसको निमंत्रित किया था दो व्यक्तियों ने। ठीक है, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, ये दोनों नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित विभाग था। ठीक है, यहाँ पे सल्तनत काल की बात हो रही है। ठीक है, तो सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित विभाग था दीवान ए कोही, दीवान ए कोही विभाग। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर हम दीवान ए अर्ज की बात करें तो जो दीवान ए अर्ज था ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। और अगर हम दीवान ए खैरात की बात की जाए तो ये दीवान ए कोही और दीवान ए अर्ज, इन दोनों विभागों से इसका संबंध था। ठीक है, दीवान ए खैरात का, और इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों जो धन विधेयकों के संबंध में संविधान में जो विशेष प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद किस में निहित है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये निहित है दोस्तों 109 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 109 में ये निहित है। ठीक है, और अगर हम 110 की बात करें, अनुच्छेद 110, तो अनुच्छेद 110 में क्या है कि जो धन विधेयक होते हैं उसकी परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर हम 112 की बात करें तो 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय वितरण का वर्णन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 280 की बात करें अगर हम अनुच्छेद 280, तो 280 किससे, वित्त आयोग से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। ठीक है, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया 1991 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो यांगयाप दर्रा है इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
और जो यांगयाप दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, ये आप सबको पता है, ठीक है। रालम दर्रा भी उत्तराखंड में, ये आपको पता है। और अगर हम श्रीकंठ दर्रे की बात करें तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है कि श्रीकंठ दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है अमेरिका के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 137 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया और ये व्यवस्था ली गई है अमेरिका के संविधान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों संसदीय शासन में वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और आपको पता ही है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन होता है, ठीक है। तो संसदीय शासन की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कुल, ठीक है। नंबर 2 ग्राम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तीसरा आता है विष, ठीक है। चौथा आता है जन और 5वां आता है राष्ट्र। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था, कुल, ग्राम, जन, विष और राष्ट्र। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है। क्या पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक उपदेश तो दिए हैं श्रावस्ती में, ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सरनाथ में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।